एसआई भर्ती के मामले में एकल पीठ का जो निर्णय था उस पर रोक लगने के बाद अगर सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो हुई है उन 800 परिवारों के साथ साथ मेरे साथ बगल में बैठी हुई इस शख्सियत को भी, जिन्होंने शुरू से इस आवाज को बुलंद रखा था। काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया, लेकिन कैसे मिला रविंद्र सिंह भाटी को इसका साथ और क्या क्या अब आने वाले समय में एसआई भर्ती को लेकर होने वाला है, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बेहद ही तेज तर्रार महिला, जिनको आपने सुना होगा एसआई भर्ती से लेकर हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी तक को जवाब देने के लिए। किरण शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप चेतना जी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही हैं इस मामले को लेकर, और जिस तरीके से आप जुड़ी हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम से भी, और व्यापार प्रकोष्ठ की जिला संयोजक भी हैं, आप क्या सोचती हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपने क्यों पहल करी, क्यों कूदी आप इसमें? देखिए, क्या होता है कि एसआई भर्ती वाला मामला जब हम सिर्फ अखबारों में देखते थे तो अखबारों में देखते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई में ऐसा हुआ होगा, इस तरह की बात हुई होगी। तो पहले तो हम लोग ये थे कि पूरे के पूरे लोग गलत हैं जी। उस पोजीशन में उस मामले को देखते थे और उसी हिसाब से हम भी बहते थे उसी राह में। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार आई उससे पहले ये था कि एसआई भर्ती में घोटाला हुआ है, पेपर रद्द हुए हैं, तो ये चीजें देखनी चाहिए। जब मैंने बारीकियों से, मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं हनुमान बेनीवाल जी के धरने पे भी गई थी, वहां गई थी और वहां गई और मैंने देखा कि क्या मामला है, तो बोला एसआई भर्ती और हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा का भी मामला था। जो आज जो सुरक्षा दी हुई हनुमान बेनीवाल जी को, वो नागौर सांसद और सांसद देखो सबका होता है, तो उस नाते वो जो आज चाहे वो कितने भी बड़े सांसद हो जाएं, चाहे कितनी बड़ी उनके पास लोग हो जाएं, पर हनुमान बेनीवाल जी को मेरा आभार मानना चाहिए कि जो आज उनको XY+ जो भी सुरक्षा मिली वो किरण शेखावत की देन है। इसी कारण वो सुरक्षा उनको मिली है जी। दूसरा मुद्दा था वहां पर एसआई भर्ती का। तो मैंने क्या किया कि एसआई भर्ती के वहां जो कैंडिडेट बैठे थे सब थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना नंबर आया आपके, कितना क्या आया, हमें पता तो रहना चाहिए ना। तो उन्होंने मुझे कहीं भी नंबर नहीं बताए जी। कुछ कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, जब आपको लोग ट्रोल करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपने पाला बदल लिया है। पहले आप उनके साथ थी जो भर्ती रद्द कराना चाहते थे, फिर आप उनके साथ आ गई कि भर्ती रद्द अब नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आप खुद सुनिए आज किरण मैम से। देखिए क्या हुआ था, मैं गई थी, वाकई में गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं नहीं गई। पर जब मैंने उनसे पूछा, जैसे वहां 2-4 लोग बैठे थे, उनसे पूछा कि आपके कितने नंबर आए, आप कितने नंबरों से पास हुए, तो उन्होंने मुझे कोई भी डिटेल नहीं दी। अच्छा, मेरा एक हमेशा सिद्धांत रहा है कि जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं आते, जब तक मैं किसी का साथ नहीं देती हूँ। तो मैंने एविडेंस के लिए पूरी तरह से पुरजोर लगाया, पर उन्होंने मुझे एविडेंस नहीं दिए। फिर मामला है वो लड़की जो हंसा, वैसे अंशु चौधरी बोल के बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने सारे जगह फेसबुक इंस्टा सब जगह सर्च मारा, पर इस नाम से कोई महिला नहीं थी। फिर जब मैंने पता किया, उसके एसओएस आईडी से उसके डॉक्यूमेंट्स पता किए, तो उसमें वो तलाकशुदा थी। पर मैं नसीराबाद के गांव से, उसके फादर से भी बात हुई, तो पता चला कि तलाकशुदा नंबरों से भी वो लड़की रह गई। जो बताइए कि तलाकशुदा नंबरों से वो महिला रह गई, तो वो कहाँ से ओबीसी में या जनरल में थानेदार बनती। तो फिर ये चीज देख के फिर मैं बैक हो गई थी। फिर मैंने देखा कि जो थानेदार थे उनके फैमिली से मैंने पूछा कि आपके, तो उन्होंने मुझे मार्कशीट वगैरह, नंबर सब कुछ भेज दिया जी। मुझे लगा कि पीड़ित तो ये लोग हैं, ये पीड़ित नहीं है। और तथ्य देखिए, हनुमान जी बेनीवाल की बातों में तथ्य नहीं, वो तो सिर्फ बोलते थे कि आ जाओ जी शाम को मीडिया आ जाओ, या तो हनुमान बेनीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि क्या हो गया, तो ईमानदार है तो दोबारा भर्ती दे, दोबारा परीक्षा में बैठ जाओ ना, दोबारा आप फिजिकल पास कर लो ना। लेकिन इतना आसान होता है क्या? आप खुद बताइए, आप उन पीड़ितों के परिवार के पास थी, बैठी थी, हमने खुद आंखों देखी, इतनी कहानियां उस दिन सुनी, देखी। आप बताइए, कोई महिला अपने गहने बेचकर पढ़ा रही थी, कोई सब्जी बेचकर पढ़ा रही थी, किसी के पिता का साया उठ चुका है, फिर भी किलोमीटर के किलोमीटर चलकर आप आय अर्जित करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके
5-5 भाई बहन है, कमाने वाला सिर्फ एक पैदा हुआ और उसकी भी नौकरी छीन ले रहे हैं। आप बताइए कि ये दर्द ज्यादा बड़ा था या फिर इसके पीछे जो ईमानदारी का पर्दा ओढ़ कर बैठे हैं और मांग करते हैं कि पूरी की पूरी भर्ती रद्द कर दो, जो ईमानदार होगा वो तो दोबारा पास हो जाएगा। क्या हलवा है ये? नहीं, देखिए एक बात बताऊं, ठीक है हम तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, हमारे वालों में तो काबिलियत है जी। पर मैं ये कह रही हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी जो गठबंधन की सरकार से सांसद बने हैं, वो इस्तीफा देके अपनी आरएलपी से सांसद बन जाए जी। तो हम इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अरे उनको क्या पता, उन माता पिता का दर्द क्या पता। मैंने एक एक परिवार से मिली हूं, मेरे पास अभ्यर्थियों के फोन नहीं आते, अभ्यर्थियों के माता पिता के फोन आते हैं और वो बोलते हैं हमारे साथ ऐसा। एक बच्ची है, दिल्ली रहते थे, घर बिक गया, पिता खत्म हो गए, गांव में आए, जब वो दौड़ करती थी तो लोग कहते थे कि अपने भाषा में बोलते आ बनेगी, बोले थानेदार नहीं, ठीक है, उसका जुनून था और वो लड़की बनी। एक बच्ची जिसके माता और पिता और भाई एक्सीडेंट में मारे गए, वो अपने नीम का थाना की है। बताइए, वो एक बहन के पास रह रही है। आप समझते हो कि एक बहन के पास यदि कोई लड़की रह रही है तो आप समझो कितनी सारी चीजें बहन के ससुराल वालों का भी सुनना होता होगा सारी। वो बच्ची आज थानेदार नहीं बनी, उस गांव में एक लड़का लड़की नहीं, उसके आसपास के क्षेत्र में कोई थानेदार नहीं बना, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं बात। तो इस तरह से करके एक माता जी आई, 3 बच्चियां थी उनके, तो बोली कि बेटा मेरे 3 बेटियां हैं, खेत मैंने ले रखा है, दिन में मेरी बेटी खेती का काम करती है, रात में मेरी बेटी पढ़ती है। उनके आंसू देखे ना तो ये हुआ कि वाकई में थानेदार बनने लायक तो ये है। तो जब इस तरह की बातें हुई ना तो दिल मतलब ऐसा झंझोड़ जाता है और रोने लग जाता है। और मैं बताऊं कि बेनीवाल जी के धरने पर आप 5 महिलाएं बता दीजिए और वहां पर माता पिता बहन भाई रोते रोते उन धरने पे हम खुद इस धरने के साक्षी बने थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जब तक राजनीति एक ऐसा गेम है, जब तक आपका निजी स्वार्थ उसमें नहीं छुपा हो ना, कोई भी वहां कूदता नहीं है। क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल का भी कोई निजी स्वार्थ छुपा था इस पूरे आंदोलन के पीछे? देखो हनुमान बेनीवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निजी स्वार्थ के बिना इतने दिन धरना चल रहा है, खाना पीना है, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, बड़े बड़े वो डोम लग रहे हैं, ये पैसा आ कहां से रहा है जी। और कहीं ना कहीं इस धरने की आड़ में सुरेश ढाका को छुपाया जा रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी मुर्गी जो है वो मछली जो है वो सुरेश ढाका है। तो इस आड़ में क्या हुआ, देखो मैं आपको बताऊं कि इस रद्द होती है तो मामला सब रफा दफा हो जाता है। तो करोड़ों रुपया, अभी जैसे हमारे आईजी साहब वो डीजी साहब ने कहा बताया कि 20-20 25-25 लाख रुपए लिए गए। तो ये बताइए कि जैसे 400 बताया उन्होंने, 400 से हम गुणा करते हैं तो अरब रुपए से भी ज्यादा पैसा जा रहा है। तो उनमें से क्या 5 लाख रुपए भी या 10 लाख रुपए भी या लाख रुपए भी क्या डीजी साहब ने जब्त किए? क्या वो पैसा क्यों नहीं जब्त किया जी? एक अभ्यर्थी था जिसको 48 दिन एसओजी जेल में रखती है, फिर उसको ईमानदार कहकर बरी कर देती, उसको ईमानदार कर एसओजी ही उसकी जमानत करवाती है। वो पागल हो गया था लड़का, वो मंदिर के पास बैठ बैठ के रोता था कि अरे ये मेरे पे क्या दाग लग गया। तो ये ऐसा तो खेल हो रहा है। इसी से ज्यादा अच्छा था कि वो धरना ना करके सुरेश ढाका जो अब ऐसे लोग थे उनको ढूंढवाने में मदद करते तो शायद हो सकता है इनका भी भला होता। तो असल में कल्प्रिट कौन है, किसे आप दोषी मानती हैं इस पूरे प्रकरण के अंदर सबसे बड़ा दोषी? देखो दोषी वो भी हैं जो गुमराह कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, दोषी वो भी है, हमारा सरकारी तंत्र भी दोषी है, क्योंकि सरकारी तंत्र को यह नहीं पता है कौन दोषी है और कौन नहीं। क्या सरकारी तंत्र इतने दिनों में अखबारबाजी में चल रहा था? आपको पता है 100 लोग बताए उन्होंने, ये मेरे पास पेपर रहे जी, इनमें सारा का सारा कोर्ट की स्टैंप लगी हुई है, सारे पेपर हैं, लीगल पेपर हैं, उसमें बता ही नहीं रखे कि वो एक गांव था वहां से बता रखे हैं, 100 लोग बता रखे, वो पूरे जालोर से 38 लोग हुए हैं जी। तो ये एक प्रोपोगंडा जो है फैलाया हुआ था। और जिस तरीके से कल मैंने पहले ही कहा था कि स्टे आएगा, कोर्ट स्टे देगा और आगे भी हम जीतेंगे, और ये हमारे 800 जो हमारे बचे हैं 800 में से वो हमारे थानेदार फील्ड में भी आएंगे, वो हमारे थानेदार ड्यूटी पे चढ़ेंगे, क्योंकि ईमानदार है। आपको पता है फौजी एक कमांडो है जी,
जिनका कल परसों इंटरव्यू भी आया है, वो ताज होटल में जब बम ब्लास्ट हुआ तब वो वहां पर थे। पटवारी की नौकरी उनकी थी, वो छोड़ के आए हैं, तो फिर वो सब में उन्होंने तो फिर वो करी होगी, चीटिंग करी होगी। और ऐसा ही भर्ती कोई टारगेट क्यों बनाया जी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब की बार ज्यादा रेसो राजपूतों का हुआ है ऐसा ही भर्ती में जी। पर इसमें 200 के करीब जाट भी हैं। तो ये जाट वर्सेस राजपूत के बीच में फंस गई ये भर्ती। इन्होंने ये क्या किया बेनीवाल जी ने, क्योंकि ज्यादातर देखो अभी तक एक भी राजपूत कैंडिडेट इसमें नहीं गया है पेपर लीक मामले में या कोई फर्जी में, अभी तक राजपूत कैंडिडेट कोई भी नहीं पकड़ा गया। इन्होंने क्या सोचा कि जाट विश्नोई समाज के कई, देखो सब समाज अच्छे हैं, सब समाज में कोई ना कोई गुनहगार मिलता है जी। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमारे समाज के कुछ ज्यादा पकड़े गए हैं, तो इन्होंने वोट, आज भी बहुत सारे विश्नोई समाज के भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो थानेदार और बहुत गरीब परिवार से भी हैं, तो हम किसी भी जाति को भी टारगेट नहीं कर सकते कि उस जाति से हैं जी। तो इन्होंने तो अपने ही समाज के बच्चों का गला घोट दिया, उनको एक तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी। बेनीवाल जी ने जिस तरीके से ये मुहिम चला के अपने ही समाज के बच्चों की हत्या कर दी। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी का अचानक से, देखिए शुरू से उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब से एसआई भर्ती के अंदर दो धड़े बटे, एक रद्द करवाने वाला, एक रद्द को निरस्त कराने वाला, उन्होंने साथ 800 परिवारों का दिया, विधानसभा में इसको अपनी आवाज दी। क्या लगता है आपको कि भाटी का जब इस जंग में कूदना हुआ उसके बाद तेजी से कई सारी कार्यवाहियां हुई, क्या कहती हैं आप? क्या देखो मेरी क्या हुआ, 8 बजे के करीब कैंडिडेटों से भी बात हुई थी, अभ्यर्थियों से और अभ्यर्थियों के परिवारों से भी बात हुई। तो मैंने बोला भाटी से मिले, रविंद्र भाटी से, तो बोले कि नहीं हमारा संपर्क नहीं है कोई भी। तो आके वो पढ़ने में थे, उनका कहाँ से संपर्क होगा किसी से। तो मैंने रात को 8:30 बजे के करीब भाटी साहब को फोन किया और एक ऐसे राज बताया, चाहे भाटी साहब हो गए, चाहे गजेंद्र सिंह जी खीम सर हो गए, आकिया जी हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुद कॉल उठाते हैं जी। तो मैंने फोन किया कि हुक्म ये जो है ऐसा ही भर्ती के कैंडिडेट मिलना चाहते हैं। अरे बोले भाई साहब बिल्कुल आप पधारें। सुबह हम 8 बजे गए और जबकि वो 4 बजे तो आए थे मुंबई से, तो गए और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात करी। मैंने बच्चियों को, ऐसे ही भर्ती की बच्चियां थी, उनको राखियां भी दी थी, मेरे घर से लेके गई थी। मैंने कहा उस आज भाई के राखी बांध देना और कहना कि भाई तुझे बहन का फर्ज। वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। हाँ मैंने कहा था ये, मैं घर से लेके गई थी मैं 20 राखियां। तो और एक मोड़ी थी जो मैं पशुपतिनाथ से लेके आई थी, वो मैंने कहा कि ये काम करेगी और वही हुआ। भाटी जी को रिक्वेस्ट की हम्बली और भाटी जी ने कहा, हमने कहा सवाल उठाना आपको, बोला बिल्कुल ये मेरे से जो होगा मैं करूंगा। और भाटी जी ने बड़े ही तरीके से, शानदार तरीके से तहलका मचा दिया और वही जो काम है ना भाटी का काम आया और कुछ कागज काम आए, कोई आप लोगों की सबकी दुआएं काम आई और भाटी ने उठाया और मुद्दा अच्छे से उठा। एक बात मैंने और कही थी कि इन 800 परिवारों में से मैं किसी को आनंद पाल और राजू ठेठ नहीं बनने दूंगी, क्योंकि देखिए सरकार ने हथियार चलाना सिखा दिया इनको, हर तरीके से इनको अच्छी भली ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है। यदि इस तरह की ऑन ड्यूटी है, वो कर्मचारी है, वो मतलब ऐसा ही भर्ती नहीं है वो, अब वो सरकार के कर्मचारी है, 2 साल से सरकार की तनख्वाह उठा रहे हैं, करोड़ों रुपए सरकार ने उनको दे दिया और फिर सरकार कहती है कि जरो जी टाटा बाय बाय अपने घर चलो। तो एक आदत तो होगा ही ना, अपराधी खुद है ना, अपने आप नहीं बनता है, उसको सिस्टम बना देता है। तो क्या किरण शेखावत जो हमेशा भविष्यवाणी कर देती है, जो बोलती है वो सच हो जाता है, आज मैं चाहूंगी संवाद के प्लेटफॉर्म पर कौन सी अगली भविष्यवाणी आप करेंगी एसआई भर्ती मामले को लेकर? देखिए हमारे जो थानेदार है ना, मैंने शुरू से बोला था कि हमारे थानेदार जो हैं वो बहाल होंगे, हमें लड़ाई लड़नी होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और यही बता दूंगी एक एक। आप कभी भी थाने में जाके पूछ लेना 2021 के बैच के हो क्या, किरण शेखावत को जानते हो तो बोलेंगे हाँ जानते। इस लड़ाई को हम ले जाएंगे और आप सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, भगवान के सहयोग से, हमारे कोर्ट के सहयोग से और इनके जो परिवार हैं उनकी दुआओं के सहयोग से हम इसको जीतेंगे और ये हमारे अभ्यर्थी जो हैं
थानेदार बनेंगे, थानेदार से कोई डीएसपी बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डीजीपी बनेगा, लास्ट तक देखना है हमारी ये आपकी दुआ है। और जिस तरीके से देखिए सच को पराजित नहीं किया जा सकता है, परेशान किया जा रहा है लेकिन पराजित नहीं होगा। किस तरीके से इसमें देखिए हमने कितने नए नए मोड़ देखे हैं इस मामले में, अभी आगे और कितने नए मोड़ आने बाकी हैं ये तो खुदा जाने, या फिर राजनीति है यहाँ पर कब किसका गेम पलट जाता है इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि किरण शेखावत मैम ने अगर भविष्यवाणी कर दी है तो इस राह पर वो भी चलेंगी और सच के राह पर इनके साथ पूरे के पूरे 800 परिवार भी साथ हैं। देखते अब किसका पलड़ा भारी होता है, क्या रहता है आगे आने वाला फैसला, किस तरीके से इन फैसलों को चुनौतियां मिलती हैं और इसी बीच सरकार कितने बड़े मगरमच्छ पकड़ पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बेबाक और स्पष्ट राय रखने के लिए इस मुद्दे पर। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शुक्रिया।